वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस का रिवीजन कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा पार्ट 9 है और जिसमें हम फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सीटेट में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था और जिसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट ने सही दिया था। लॉन्ग ग्रैस्पिंग टेल जो होती है वो इसका फीचर नहीं है, किसका, पोलर बियर का। ये जो फीचर्स दे रखे हैं इसमें किसके दे रखे हैं, पोलर बियर के दे रखे हैं। और पोलर बियर की जो त्वचा है उसके नीचे वसा की एक मोटी परत होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सर्दी में रहता है। सर्दी में रहने की वजह से उसके जो फर, उसके जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, ये बात भी सही है। और उसके जो पंजे होते हैं वो नोकीले होते हैं, शार्प क्लॉज होते हैं उसके, क्योंकि जो बर्फ़ होती है वो बहुत फिसलदार होती है और अगर उसके पंजे जो है नोकीले नहीं होंगे तो वो बर्फ़ पर चल नहीं पाएगा। तो ये तीनों फीचर उसके थे। बाकी जो लॉन्ग ग्रास्पिंग टेल है ये हमारा पोलर बियर का फीचर नहीं है, तो यही ऑप्शन यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। A train move with a speed of 40 km per hour in first 2 hours and with a speed of 60 km per hour in next 3 hours. Determine the average speed of the train for the whole journey. और ये क्वेश्चन 2 बार इस तरह से आया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिक है और सिंपल सा न्यूमेरिक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितनी दूरी लगी और जितना समय हमने लिया किसी जगह पर जाने में, उसी में हमारी क्या निकल कर आती है, एवरेज स्पीड निकल कर आती है। अब देखिए, समय तो मुझे पता है क्योंकि मैंने कुछ अपनी जो जर्नी है वो किससे की है, 2 घंटे में की है। और बची हुई जर्नी मैंने किस में की है, 3 घंटे में कंप्लीट की है। तो मेरा जो टोटल समय है जो नीचे आना है वो कितना हो जाएगा, 2 घंटे प्लस 3 घंटे, मतलब जो मुझे टोटल समय लगा मेरी पूरी जर्नी में वो मुझे कितने घंटे का समय लगा, वो मुझे 5 घंटे का समय लगा। अब मुझे ऊपर क्या रखना है, दूरी। दूरी मुझे पता नहीं है तो दूरी मैं निकाल लूँगी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है ये सभी को पता होगा, चाल इंटू समय होता है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले हाफ की बात करूँ तो यहाँ पर हमारी चाल कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम कितने किलोमीटर गए, मतलब कितने घंटे गए, सॉरी 2 घंटे गए। तो इस हिसाब से कितनी दूरी कवर कर ली, 80 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर कवर कर ली। और बाद में चाल क्या हो गई, 60 हो गई। और कितने घंटे चले, 3 घंटे। तो उसमें दूरी कितनी कवर करी, 60 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। 180 तो किलोमीटर हमने बाद में दूरी कवर करी और 80 किलोमीटर जो दूरी थी वो हमने शुरू में कवर करी। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल दूरी कितनी निकल कर आ गई, 260 किलोमीटर। तो अब मुझे टोटल डिस्टेंस भी पता चल गया, मेरा कितना है, 260 किलोमीटर है। और टोटल समय मुझे कितना लग रहा है, वो मेरे को 5 घंटे लग रहे हैं। और बस इन दोनों का भाग करके हमारा क्या निकल जाएगी, औसत चाल, एवरेज स्पीड निकल जाएगी। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पर जो मेरी एवरेज स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, 52 किलोमीटर पर आवर। यही हमारी एवरेज स्पीड होगी। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस अगर नहीं दिया है तो वो हमने फॉर्मूले में रख के निकाल लिया, पहला वाला डिस्टेंस और बाद वाला डिस्टेंस, और फिर उनको जोड़कर हमारा टोटल डिस्टेंस आया। टाइम हमें पता था टोटल, और उसी से हमारी एवरेज स्पीड जो है वो निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज। एक उदासीकरण की प्रक्रिया में जो उत्पाद होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर होता है, लवण और पानी होता है। देखिए, उदासीकरण में क्या होता है, आपका एसिड और जो बेस है, जो अम्ल है और क्षार है, उनकी रिएक्शन होती है। और उनकी रिएक्शन से ही हमें क्या मिलता है, एक लवण मिलता है और पानी मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, HCl, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होगी किसके साथ, NaOH। यहाँ पर क्या है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका बेस है, ये क्षारक है। और HCl क्या है, वो तो आपको पता ही है, एसिड है हमारा। तो ये जो एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका क्षार है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपकी क्या रिएक्शन बनकर आती है, तो आपकी रिएक्शन बन के आती है NaCl। NaCl क्या होता है, ये आपका सोडियम क्लोराइड होता है जो कि आपका एक सॉल्ट है, लवण है।
और साथ में आपको क्या मिल जाता है, H2O, पानी मिल जाता है। तो ये जो बाद में हमें रिजल्ट मिला, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें वही रिएक्शन क्या होती है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन, उदासीकरण की रिएक्शन होती है। और उसमें हमेशा हमें क्या मिलता है, उसमें हमेशा हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिटमस अ नेचुरल डाई इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लिटमस एक प्राकृतिक डाई निम्नलिखित में से किसका एक अर्क है। और ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है। ये किसका अर्क होता है, लाइकेन। लाइकेन का अर्क होता है क्या, आपका लिटमस। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, लाइकेन। अब जो लिटमस का पत्र होता है, ये आपको बताना है एसिड के साथ क्या होता है और बेस के साथ क्या होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या एसिड नीले को लाल कर देता है और जो बेस होता है क्या वो लाल को नीला कर देता है। ये जो कथन अभी मैंने बोला, एसिड क्या कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है और जो बेस होता है वो रेड को ब्लू कर देता है। तो या ये जो कथन मैंने दोनों बोले वो सही हैं या गलत हैं। तो ट्रू और फॉल्स में आपको मुझे बताना है। और आप लिखेंगे भी एसिड किस में कन्वर्ट करता है और बेस किस में कन्वर्ट करता है, आपके लिटमस के पत्र को। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, आपका लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, फिर से न्यूमेरिक क्वेश्चन है और ये सीटेट का ही क्वेश्चन है। देख रहे हो, पिछले क्वेश्चन से बहुत सिमिलर करता हुआ क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड, औसत चाल ही यहाँ पर फिर से पूछी है, किलोमीटर में भी और मीटर में भी। देखिए, जो एक ओडोमीटर है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दूरी जब हम नापते हैं तो वो जो हमारी गाड़ी के अंदर 2 मीटर होते हैं, तो उसमें ओडोमीटर क्या करता है, तो ओडोमीटर हमारे डिस्टेंस को ही बताता है कि हमारी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी कवर की। एक दूसरा मीटर भी होता है जिसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं, जो हमारी स्पीड को बताता है। तो यहाँ पर बात हो रही है ओडोमीटर की, जो दूरी बताएगा। जो ओडोमीटर ऑफ कार था, शुरू में उसमें कितनी रीडिंग थी, 2000 किलोमीटर की रीडिंग थी। ठीक है, और जब बाद में ट्रिप का एंड हुआ, जब यात्रा की समाप्ति हुई, तो जो उसकी रीडिंग थी वो कितनी थी, 2400 किलोमीटर की रीडिंग थी। तो अब आप मुझे बताएंगे टोटल परिवर्तन कितने का आया। तो यहाँ पर जो टोटल चेंज आया वो 400 किलोमीटर का आया। तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल गया कितना है, 400 किलोमीटर मेरी कार ने कवर करा। और कितना समय मेरे को लगा, यहाँ पर बता दिया, पूरी ट्रिप में, होल ट्रिप में कितना समय लग रहा है, पूरी यात्रा के दौरान 8 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। अब मुझे एवरेज स्पीड, औसत चाल यहाँ पर बतानी है। तो उसका फॉर्मूला तो यही होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो मुझे पता है। तो यहाँ पर मैं इसको कट करूँगी, 8 5 जा 40, तो ये यहाँ पर निकल कर आ जाएगी मेरी 50 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में 50 किलोमीटर है, इसका मतलब मुझे मीटर पर सेकंड में जो बताना है वो भी निकालना पड़ेगा, तभी मैं अपना आंसर बता पाऊंगी। देखिए, किलोमीटर 50 था, अब मुझे इसमें किसको कन्वर्ट करना है, इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और आप मैथ में हमेशा करते होंगे, जब हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं, किससे, 5/18 से। किससे गुणा कर देते हैं हम, उसकी 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा, थोड़ा सा कट कर लेते हैं इसको, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 5 जा कितना हो जाता है हमारा, 125 हो जाता है, और नीचे क्या आ जाएगा, 9। तो ये हमारा पॉइंट में आने वाला है। हमारा आंसर अभी तक क्या आ रहा था, 125/9। इसको पॉइंट में और करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9 है ना, यहाँ पर 9 हो गया। उसके बाद क्या बचा, 3 कैरी आ गया तो 35 हो गया, 9 3 जा 27 है ना, 27 हो गया। उसके बाद जो है 3 उसका बचा और 5 उसका बचा, तो 80 हो गया। 80 को जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा लगभग 13.8 कुछ बैठेगा। और ऐसे हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फिट हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर
और 13.9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर वाले ऑप्शन में 13.5 है और वहाँ पर बाद में क्या आ रहा था 80 आ रहा था, तो वो तो हमारे 9 8 जा 72 होता है, तो वो 8 बार में जाएगा लगभग। तो 13.9 जो है यहाँ पर अप्रोक्स में आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आप इसको कैलकुलेट भी पूरी तरह से करके देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रीलिंग ऑफ सिल्क इज, रेशम की रीलिंग को हम क्या कहते हैं ये आपको मुझे बताना है। तो इस प्रोसेस को हम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम ककून, ककून से रेशम के धागे लेने की प्रक्रिया को ही हम रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। देखिए होता क्या है, जो मलबरी का पत्ता होता है उस पर जो अंडे होते हैं सिल्क मॉथ, उनसे आपका पूरा एक क्या बन जाता है, सिल्क वॉर्म बन जाता है। वो जो सिल्क वॉर्म होता है वो अपने आप को प्यूपा में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब अपने ऊपर एक सिल्क फाइबर को इकट्ठा कर देता है। और वो जो सिल्क फाइबर की कवरिंग है वही स्टेज आपकी क्या होती है, प्यूपा होती है। क्या होती है, प्यूपा होती है। और ये जो ऊपर अपने सिल्क फाइबर की कवरिंग कर लेता है सिल्क वॉर्म, इस सिल्क फाइबर की कवरिंग को ही हम ककून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ककून बोलते हैं। और ये जो सिल्क फाइबर की कवरिंग होती है सिल्क वॉर्म के ऊपर, ये किसकी बनी होती है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो सिल्क वॉर्म अपने ऊपर सिल्क फाइबर की कवरिंग बना लेता है वो कवरिंग किसकी होती है, प्रोटीन की होती है, फैट की होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है। और ये मैंने पहले भी बताया है, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो जो सिल्क फाइबर की कवरिंग है वो किसकी होती है, ठीक है। और वो जो सिल्क फाइबर की कवरिंग है वही क्या होता है, आपका ककून होता है। और जब सिल्क वॉर्म अपने आप को इस तरह से सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है वही स्टेज आपकी प्यूपा होती है और उसी में आपका ककून होता है ना। वही स्टेज जो कवरिंग है वो ककून की कवरिंग हो गई है और वही स्टेज आपकी क्या कहलाती है, प्यूपा कहला देती है। और उसके बाद जो है वो हैच, लार्वा जो है हैच कर जाता है बाद में, और आपका जो कैटरपिलर है, जो आपका कीट है, इंसेक्ट है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सिल्क वॉर्म का, जहाँ से हमें सिल्क से क्या जहाँ से हमें पूरी सिल्क मिलती है, रेशम मिलती है। तो जब हम ककून ककून को निकालते हैं किससे, सिल्क वॉर्म से, उसकी रीलिंग करते हैं तो उसको थ्रेड बनाते हैं, है ना। तो वही आपका रीलिंग ऑफ सिल्क होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम ककून। जब हम ककून से रेशम के धागे को निकालते हैं तो वही आपका रीलिंग ऑफ सिल्क होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेडागोजी से है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। डेवलपिंग क्वेश्चन एंड इंक्वायरिंग स्किल, जी हाँ, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल, ये तो विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों से हम पूछते हैं, अच्छा ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, आप चलते हो तो आप फिसल क्यों जाते हो, बॉल ऊपर जाती है तो वो नीचे वापस क्यों जाती है। तो क्वेश्चनिंग और इंक्वायरिंग तो साइंस में कॉमन है। प्रोसेस स्किल, चीज़ों को प्रोसेस के थ्रू ही समझाया जाता है कि स्टेप 1 में हम इस तरह से करेंगे, स्टेप 2 में ये होगा, है ना। एक्वायरिंग साइंटिफिक लिटरेसी, साक्षरता, वैज्ञानिक साक्षरता जो है विज्ञान में एक कौशल है, एक जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो वैज्ञानिक साक्षरता तो होगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल स्किल की बात नहीं होगी। ये आप इंजीनियरिंग लेवल पर करते हैं, तकनीकी कौशल अर्जित करना। ये आप बचपन में प्राइमरी लेवल पर अपनी स्कूल क्लास में टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल स्किल को डेवलप नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा कथन गलत है ये मुझे आपको बताना है, ये आप भी मुझे बताएंगे। सिल्क वॉर्म आर कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ। जो रेशम कीट होता है वो रेशम के पतंगे के कैटरपिलर होते हैं। जी हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, जो सिल्क वॉर्म है आर द डैश ऑफ सिल्क मोथ। देखिए जो मलबरी पर जो अंडे होते हैं वो छोटे छोटे, वो आपके सिल्क मोथ ही होते हैं और वो बाद में सिल्क वॉर्म बन जाते हैं और उनसे हमें क्या मिलता है, कैटरपिलर, मैंने आपको बताया था। तो जो सिल्क वॉर्म है वही क्या होते हैं, आपके कैटरपिलर भी होते हैं। किसके, सिल्क मोथ के। वो जो आपका अंडा होता है उसके जो सिल्क वॉर्म है
उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ पर हमें गलत कथन को बताना है। याक हेयर आर यूज टू मेक वुलन फाइबर, याक के बालों का उपयोग ऊनी कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, फैब्रिक जो होता है उसको कपड़े बनाने में बिल्कुल यूज करा जाता है। फैब्रिक और फाइबर में मैंने बताया, फाइबर तो कच्चा रॉ मटेरियल जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, और फैब्रिक क्या है, जब वो कपड़े में बदल जाता है तो वो फैब्रिक होता है। तो यार्न हेयर से क्या हम कपड़े बनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इन इंडिया कैमल एंड गोट्स आर जनरली रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग वूल, भारत में ऊंट और बकरियों को आमतौर पर ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। यही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। हमारे भारत में कैमल और गोट यूज नहीं होते, हमारे भारत में शीप जो भेड़ होती है वो मुख्यतम स्रोत होती है किसका? वूल का, ऊन का। तो यहाँ पर यही ऑप्शन गलत होगा, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल, जब हम वूल, ऊन को प्राप्त करते हैं किससे? फ्लीस से, हमारी भेड़ बकरियों से, भेड़ों से प्राप्त करते हैं। फ्लीस क्या होगा? यहाँ पर भेड़ें होंगी। तो सॉर्टिंग इज डन आफ्टर स्काउरिंग, जो सॉर्टिंग है वो स्काउरिंग के बाद होती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्काउरिंग क्या होता है, जो हमारा वूल होता है जब हम शीप से उसको निकालते हैं तो वो बहुत गंदा होता है, तो उसकी जो साफ सफाई होती है वो आपकी स्काउरिंग कहलाती है। जब हम उसमें से गंदगी को, है ना, जो उस पर लगे हुए रहेंगे इंसेक्ट या कोई अदर चीज़ें, उनको जब हम साफ करते हैं तो वो हमारा स्काउरिंग होता है। स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग होती है, यही यहाँ पर बोल रहा है कि सॉर्टिंग इज डन आफ्टर स्काउरिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, जो अच्छी अच्छी जगहों के उसमें हेयर होते हैं ना, शीप के जैसे बोलते हैं, शोल्डर के हेयर बहुत अच्छे होते हैं, तो उनकी जो सॉर्टिंग करी जाती है कि कौन सा हेयर जो पार्ट है उसका अच्छा है, उसको अलग करा जाता है। तो स्काउरिंग के बाद ही सॉर्टिंग होती है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में भेड़ जो होती हैं, शीप जो होती हैं, वो एक मुख्य स्रोत है ऊन का, ना कि कैमल और गोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है। 4 कैंडिडेट अपेयरिंग इन एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ साइंस, विज्ञान शिक्षण के पद की साक्षरता के लिए 4 अभ्यर्थी गए हैं और उनको द्रव और गैसों द्वारा लगाया गया दाब, जो हमारे सॉलिड और लिक्विड होते हैं, जो प्रेशर लगाते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक को डेमोन्स्ट्रेशन देना है। किस क्लास में? क्लास 8 में जाके उनको पढ़ाना है ना। तो फ्लोइंग डिफरेंट अप्रोचेज वर फॉलोड बाय डिफरेंट कैंडिडेट, अलग अलग अभ्यर्थी ने अलग अलग उपागमों का अनुपालन किया और हमें बताना है मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग किसकी है, किसकी अप्रोच जो है, किसका उपागम जो है वो सबसे अच्छा है, ये हमें बताना है। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑन द ब्लैक बोर्ड, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, क्या जाते हैं डिटेल में उसके बारे में समझाने लगते हैं डायग्राम के थ्रू या फिर श्यामपट्ट पर लिखकर। ये बहुत ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं है। साइंस में जो बेस्ट अप्रोच होगी ना, वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैंड ऑन स्टूडेंट एक्टिविटीज फॉलोड अप विद द डिस्कशन, हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन। यहाँ पर जिस टीचर को ये बताना है कि देखिए कैसे जो सॉलिड हैं और जो लिक्विड हैं वो प्रेशर लगाते हैं, जैसे एक बॉटल लेगा और बॉटल में वो छेद कर देगा एग्जामिनर जो वहाँ पर सिखाने आया है, और वो उसमें बताएगा देखिए कैसे प्रेशर की वजह से पानी जो है कैसे स्पीड से बाहर निकल रहा है, और पानी अगर कम होगा तो प्रेशर कम होगा। तो इस तरह से वो चीज़ें क्या होगा, पहले हैंड ऑन एक्टिविटीज़ उनको करके दिखा के बता रहा है और उसके बाद उस पर चर्चा कर रहा है, वो सबसे डिस्कशन कर रहा है, वो सबसे अच्छी विधि होगी। और आप भी अगर कभी कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं और कोई टॉपिक आपको बताना है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप स्टार्टिंग डेमो से करें, मतलब ऐसे करें कि जहाँ पर बच्चे खुद से इन्वॉल्व करें, एक बच्चे को बुलाएं, उसको बोलें कि देखो इस तरह से बॉटल में ऐसे ये चीज़ हो रही है, तो वो आप क्या कर रहे हो, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कर रहे हो और उसके बाद उस पर डिस्कशन करें, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन एसिड, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अम्ल है, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दही जो कर्ड है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, और विनेगर, सिरका में भी आपका एसिड ही होता है। बाकी अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करी जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये मैंने भी पढ़ाया है आपको कि जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ज़्यादा हो जाता है तो
तो हम जो गोलियां वगैरह खाते हैं जैसे या कोई डाइजीन वगैरह की टैबलेट लेते हैं तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि ये बेस होता है, ये क्या होता है, ये क्षारक होता है और ये रिएक्ट करके वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, उदासीकरण कर देता है। ठीक है, विनेगर और सोप भी क्या होता है, वो आपके क्षारक होते हैं, बेस होते हैं, तो ये एसिड होंगे नहीं। सेम ऐसी जो लाइम वाटर होता है, चूना का पानी होता है, ये भी आपका क्षारक होता है, बेस होता है। और क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन से एसिड हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही है या डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पेडागोजी का क्वेश्चन है। मोस्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन हैव बैंड द डिसेशन ऑफ एनिमल बिकॉज, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे जो पोर्चिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं उनकी जानवरों की, उस पर बैन लगा दिया है। तो ये क्यों करा गया है? एनिमल आर नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर डिसेशन, अब जानवर नहीं बचे हैं और पोर्चिंग और हंटिंग करने के लिए, तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इस वजह से थोड़ी बैन कर रहे हैं कि लोगों के पास अब जानवर नहीं है हंटिंग करने के लिए। पोर्चिंग प्रोक्यूरिंग एनिमल हैज़ बिकम एन एक्सपेंसिव प्रपोर्शन, ये अब एक महंगा, पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है, बिल्कुल गलत है, ये बात भी सही नहीं है। पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है, यही बिल्कुल सही है। देयर इज़ अ नीड टू सेंसिटाइज स्टूडेंट टू प्रिजर्वेशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल, क्रुएल्टी टूवर्ड्स या टू एनिमल, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 है ना, साफ दिख भी रहा है इसमें, तो कुछ ज़्यादा और एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। देखिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे और प्रीवियस ईयर जो मैंने सीरीज़ कराई है ना उसको तो आप देखें, फिर से देखें और उसमें एक एक पॉइंट को ध्यान रखें, क्योंकि सीटेट में क्या होता है, जो कथन में पूछा है ना अगली बार वो क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव देकर पूछ लेगा। ये चीज़ें बहुत होती हैं सीटेट में, रिपीटेशन बहुत होता है। और रिपीटेशन कैसे होता है, जो कथन में देगा उसको टॉपिक में पूछ लेगा, जो टॉपिक में देगा वो कथन में पूछ लेगा, इस तरह से होती हैं चीज़ें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सारे देखें, जो सारे कराए हैं पेडागोजी के और कंटेंट के, उनको तो सबको देख के जाना है, तो वो सीरीज़ आप ज़रूर देखें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, बिल्कुल गलत। जो नॉन मेटल है हमने पढ़ा था, जो अधातु होते हैं वो अम्लों के साथ, एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, बिल्कुल सही बात है। सोडियम जो होता है, सोडियम पोटाशियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं और ये हवा और पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं। इसलिए जो सोडियम होता है इसको हम कैरोसिन के तेल में जो है वो डिबो कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा और पानी के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, रिएक्टिव मेटल है। तो ये हमारी बात यहाँ पर सही है, बाकी सारे ऑप्शन हो गए गलत। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है। कॉपर डिस्प्लेस कर देता है जिंक को फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए जिंक जो है रिएक्टिविटी टेबल में ऊपर होता है, कॉपर जो है, तांबा जो है वो हमारा नीचे होता है। तो तांबा कैसे निकाल देगा जिंक को, ये हमने पहले से भी बताया है, तो ये डिस्प्लेस इसको नहीं करेगा। कोल कैन बी, जो आपका कोयला होता है उसको हम वायर बना सकते हैं। कोल तो क्या होता है, वो डक्टाइल थोड़ी है, वो तन्य थोड़ी है जो उसको आप खींच सकते हो। कोल तो टूट जाता है, कोयला तो टूट जाता है, तो यहाँ पर हम उसको वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो सही ऑप्शन आपका बी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है, फिर से हमें यही बताना है। ऑल मेटल आर डक्टाइल, सभी धातुएं तन्य होते हैं। डक्टाइल वही फीचर है जहाँ पर हम किसी को पतला कर कर खींच सकते हैं, जैसे सोने के तार बना दिए जाते हैं, सोना जो है वो डक्टाइल है। तो ज़्यादा ये कह रहा है कि सारे मेटल, सभी धातु तन्य होते हैं, सभी धातु जो हैं वो डक्टाइल हैं। ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल, ये नॉन मेटल की तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, नॉन मेटल डक्टाइल होते ही नहीं है, तो ये तो बाहर है ऑप्शन, और करेक्ट बताना है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, यही यहाँ पर सही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि सारे मेटल डक्टाइल है, हम ये कहेंगे कि सामान्यतः धातु जो होती हैं वो तन्य होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपवाद भी हैं, जैसे जो जिंक है, जो हमारा क्या होता है, जिंक होता है, जो हमारा जस्ता होता है, और साथ में जो हमारा Hg मरकरी होता है, पारा होता है, ये तन्य नहीं होते, ये डक्टाइल नहीं होते, जबकि ये तो मेटल हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे मेटल डक्टाइल हैं, हम ये कह देंगे कि सामान्यतः जनरली जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, और इसके एक्सेप्शन भी बता दिए, जिंक और जो पारा है ये आपके डक्टाइल नहीं है, तन्य नहीं है, इनको नहीं खींच सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14
एन 8th क्लास स्टूडेंट मेक द स्टेटमेंट। एक 8th क्लास का 8वीं कक्षा का छात्र है जिसने एक स्टेटमेंट दिया है, एक कथन दिया है, हैवी ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर एंड लाइट ऑब्जेक्ट फ्लोट। वो कहता है कि हैवी ऑब्जेक्ट सिंक कर जाते हैं पानी में और जो हल्के हल्के पदार्थ हैं वो पानी में जो होते हैं ऊपरी तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। हाउ इज़ द साइंस टीचर ऑफ क्लास 8th बेस्ट एडवाइस टू रिएक्ट। जब उसने कथन पूछा और आपको उसका निष्कर्ष देना है, आंसर देना है, तो कौन सी बेस्ट एडवाइस होगी उस टीचर के टीचर जो है उसको कौन सा बेस्ट परामर्श देगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। एक्सेप्ट द स्टेटमेंट, वो उस कथन को स्वीकार कर लेगा क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना टीचर को तो उसका आंसर देना, ये थोड़ी बस हाँ उसके क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया और बस ऐसे ही ख़त्म। नहीं, बच्चे की जो डाउट है उसको क्लियर करना है। तो वो कैसे करेंगे? एक्सप्लेन टू द चाइल्ड दैट इज़ नॉट द वेट बट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डिटरमाइन वेदर इट इज़ गोइंग टू सिंक और फ्लोट। ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल बात है, बात तो सही है लेकिन बिल्कुल थ्योरेटिकल बात है। जो घनत्व होता है ये उसकी वजह से होता है, तो ये बात सही है। तो क्या जब मैं आपको ये सेंटेंस बोल रही हूँ तो क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो बच्चे को कैसे समझ में आ जाएगा? तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर क्या है? गलत ही है। फिर क्या ऑप्शन सही है? प्रेजेंट काउंटर एग्जाम्पल एंड अरेंज मटेरियल ऑफ डिफरेंट शेप साइज एंड वेट फॉर द चाइल्ड टू इन्वेस्टिगेट। यही यहाँ पर सही है। आप बहुत से एग्जाम्पल लेंगे, बच्चे का डाउट है उसको क्लियर करेंगे क्योंकि बच्चा गलत सोच रहा है। बच्चा गलत कैसे सोच रहा है? बच्चा ये कह रहा है कि भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की तैरती रहती हैं। ऐसा नहीं है। जब यहाँ पर मैं किसी छोटी सी पिन को डालूंगी तो वो भी तो पानी में डूब रही है, तो फिर बच्चे का कथन तो गलत हो गया। तो वहाँ पर हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। अलग अलग आकृतियों और शेप के जो है ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे पेपर है, पेपर जो है वो पानी में फ्लोट कर रहा है ना, तैर रहा है। जो जैसे तेल है, तेल भी पानी में फ्लोट कर रहा है। तो वहाँ पर हम बच्चे को समझाएंगे कि ये भारी हल्के की बात नहीं है। ये बात किसकी है? ये बात है घनत्व की, डेंसिटी। जो जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा नीचे से, उतना ही बुआंट फोर्स लगेगा और वो उतना ही डेंसिटी जो है, अगर उसकी जो नीचे से बुआंट फोर्स लग रही है वो अगर उसके घनत्व, उसकी डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो फ्लोट करता रहेगा, और अगर इसका घनत्व, इसका भारीपन ज़्यादा है तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की ये चीज़ है, ये हमारा पूरा सिद्धांत है, ये हमने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 ही सही है कि हम बच्चे को एग्जाम्पल देंगे और उन्हीं से उसको दिखाकर फिर उसके बारे में उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम बच्चे को बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहते हैं? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।